नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और साइंस के बहुत ही अच्छे वाले महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन हो जाता है। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक बीजपत्री पादप जो है जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो वो क्या होगा? तो गन्ना है, नारियल है, मक्का है या फिर युक्का है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। एक बीजपत्री पादप जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, क्या होता है? गन्ना होता है, नारियल होता है, मक्का होता है, युक्का होता है। क्या आंसर कर देंगे? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो पहले प्रश्न का आंसर करिएगा आप सभी लोग। एक बीजपत्री पादप जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, युक्का हो जाएगा। अच्छा, युक्का के अतिरिक्त कई सारे और हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे बांस है, ठीक है, जैसे बांस है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेंगे, क्या है? तो केला है, ठीक है, केला है। और क्या हो जाएगा? और साइकस है, ठीक है, क्या है? और साइकस है। तो ये कुछ ऐसे पादप है ना, ये कुछ ऐसे पादप है जिसमें क्या होती है, जिसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। तो ये याद रखिएगा, युक्का हो गया, बांस हो गया, केला हो गया, साइकस हो गया, ये सब कुछ एक ऐसे बीजपत्री पादप होते हैं जिसमें क्या होती है, जिसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या होता है कि इनके जो तने होते हैं ना, तो तने के जो परिधि होती है, परिधि में वृद्धि होती है, या फिर कहें तने की में जो होती है, तो तने की परिधि में चौड़ाई होती है, जो है तने की परिधि में जो है क्या होती है, तो चौड़ाई होती है या फिर कहेंगे वृद्धि होती है। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, चालनी नलिका कोशिका है, बताइएगा केंद्रक विहीन है, बहुकेंद्रक है, बहुकेंद्रकीय है, एक केंद्र की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चालनी नलिकाओं के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछ रहा, बताएंगे क्या जाएगा? चालनी नलिका जो कोशिकाएं हैं, तो ये कैसी होती हैं? क्या जाएगा? केंद्रक विहीन, बहुकेंद्र की, एक केंद्रक की, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, केंद्रक विहीन होती है। चालिनी नलिकाएं जो होती है क्या होती है? तो ये केंद्रक विहीन होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर आप ए आंसर कर दोगे। अच्छा, दो चीजें ध्यान से सुनिएगा। एक होता है क्या? तो एक होता है जाइलम होता है, आपने नाम सुना होगा। एक होता है जाइलम होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है फ्लोयम होता है, ठीक है। क्या होता है? एक होता है जाइलम और एक क्या होता है? फ्लोयम होता है, ठीक है। जाइलम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करता है? तो ये पौधों में जल परिवहन का काम करता है, ठीक है। क्या करता है? तो ये पौधों में जल परिवहन का काम करता है, जल पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम की हम लोग बात करेंगे तो फ्लोएम क्या करता है? कि ये पौधों में, पादप में पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है? तो ये पादप जो है, ये जो है पौधों में क्या करता है? तो ये पौधों में पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम करता है। और जो ये फ्लोएम होता है ना, यहीं पर आपको क्या हो जाएगी? तो ये नलिकाएं मिलती है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? तो यही फ्लोएम में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको चालिनी जो है, ये चालिनी जो है, ये नलिका कोशिका आपको यही फ्लोएम में देखने को मिलेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्टार्च का कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है? रंध्रों के बंद होने के लिए, रंध्रों के खुलने के लिए, रंध्रीय प्रेरण के लिए, या फिर रंध्रीय वृद्धि के लिए? तो बताइएगा स्टार्च का कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन क्यों आवश्यक होता है? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है, रंध्रों के, ठीक है, बंद होने के लिए। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? ए आंसर कर देंगे। क्लियर है? तो स्टार्च का कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन रंध्रों के बंद होने के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता, बताइएगा कहां पर नहीं पाया जाता है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या फिर गाल्जी काय में? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है कहां पर? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या फिर गाल्जी काय में? तो क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, गाल्जी काय में न्यूक्लिक अम्ल नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में अगर आपको प्लाज्मा झिल्ली दिया होता, ठीक है, क्या होता? अगर आपको ऑप्शन में प्लाज्मा झिल्ली दिया होता तो आप आंसर क्या करते? तो आप आंसर प्लाज्मा झिल्ली करते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपको प्लाज्मा झिल्ली दिया होता तो आप प्लाज्मा झिल्ली आंसर करते, ठीक है। अब प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन में नहीं, आपको गाल्जी काय दिया तो आप गाल्जी काय को आंसर करेंगे। दोनों में ही क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली का या फिर गाल्जी काय का, दोनों में ही न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, दबाव के विपरीत कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल है, पीनियल है, पैराथायराइड है, या फिर थायराइड है?
तो दबाव के विपरीत कौन सी ग्रंथि काम करती है? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। दबाव के विपरीत काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे एड्रिनल ग्रंथि। और इसी को हम लोग और क्या करते हैं? इसको हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसी को हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। दबाव के विपरीत काम करने वाली ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पर? वृक्क में, यकृत में, मूत्राशय में या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि में? बताएंगे। तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? वृक्क में होता है, यकृत में होता है, मूत्राशय में होता है या फिर प्रोस्टेट में ग्रंथि में होता है? बताएंगे क्या जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, यकृत में होता है। अच्छा, यकृत के संदर्भ में आपको याद रखना है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, क्या है? तो यकृत के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसकी लाल कणिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं? बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो किसकी? आरबीसी में हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है? तो केंद्रक पाए जा रहे हैं। खरगोश है, ऊंट और लामा है, मनुष्य के भ्रूण में, या फिर बी और सी दोनों है? तो किसकी लाल कणिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं? बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। और जितने बाद में मेरे भाई बहन जुड़े हैं, अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ेगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी नोटिफिकेशन अपडेट सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बताइएगा क्या जाएगा? लाल कणिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं, क्या आंसर कर दोगे? ऊंट और लामा कर दोगे, याद रखिएगा। ऊंट और लामा जो है ना, इनकी आरबीसी में हम लोग बात करेंगे केंद्रक मिलते हैं। खरगोश और मनुष्य के भ्रूण में, दोनों ही जगहों पर अगर हम लोग बात करेंगे तो लाल कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते। इस बात को याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्परिवर्तन है, बताइएगा क्या जाएगा? आकार में अचानक परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन, आनुवंशिकीय गुणों में परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्परिवर्तन क्या होता है? बताइएगा। इस प्रश्न को आंसर करेंगे। उत्परिवर्तन क्या होता है? आकार में अचानक से परिवर्तन हो जाना, गुणों में परिवर्तन होना, आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, आनुवांशिकीय जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन होना क्या होता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी आंसर कर दिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कॉकरोच किस वर्ग का प्राणी है? हेक्सापोडा, एपोडा, मेरियोपोडा या फिर सिफेलोपोडा? क्या हो जाएगा? कॉकरोच किस वर्ग का प्राणी? देखो, कॉकरोच जो है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग तिलचट्टा भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसी को हम लोग तिलचट्टा भी कहते हैं। ठीक है, गाँव में घरों में क्या करते हैं? इसको तिलचट्टा भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये कॉकरोच या तिलचट्टा होता है ना, अगर आमतौर पर हम लोग बात करें तो ये किस में आता है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आता है आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, किस में आता है? ये आता है आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में आता है। और आर्थ्रोपोडा के ही अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो हेक्सापोडा आता है। ठीक है, क्या आता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे हेक्सापोडा आता है। और ये जो हेक्सापोडा होता है ना, ये क्या करता है? तो ये 6 टांग वाले कीड़ों की जो विशेषता को बताता है। ठीक है, क्या करता है? तो ये 6 टांगों वाले जो कीड़े होते हैं, जो 6 टांगों वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनको जो है सूचित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो 6 टांगों वाले कीड़े मकोड़े होते हैं उनको सूचित करने का काम करता है कौन? हेक्सापोडा। और हेक्सापोडा किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। तो ये जो तिलचट्टा होता है, तो ये किस में आता है? तो ये आएगा आपका हेक्सापोडा में आएगा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो ए आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, ना तो अम्लीय होती है ना तो क्षारीय होती है। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या जाएगा? हाइड्रोजन जो गैस है तो वो कैसी होती है? उसकी प्रकृति के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, ना तो अम्लीय होती है ना तो क्षारीय होती है। बताएंगे क्या जाएगा? हाइड्रोजन गैस के संदर्भ में पूछ रहा है, क्या जाएगा? तो ये याद रखेंगे, ना तो अम्लीय होती है ना ही क्षारीय होती है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे। क्या जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे, ना तो अम्लीय होती है ना तो क्षारीय होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से डिटर्जेंट है, बताइएगा क्या जाएगा? टेफ्लॉन है, बैकेलाइट है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन है, या फिर सोडियम लॉरिल सल्फेट है। क्या हो जाएगा? तो निम्न में से डिटर्जेंट कौन है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? डिटर्जेंट कौन है? टेफ्लॉन है, बैकेलाइट है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन है, या फिर सोडियम लॉरिल सल्फेट है। क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, सोडियम लॉरिल सल्फेट है। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिटर्जेंट है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो इसका इस्तेमाल जो है वो साबुन में या फिर कहें शैम्पू में, तो इन सारी चीजों में जो है साबुन, शैम्पू, कंडीशनर आदि चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा तो क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, शून्य होगा या फिर उतना ही रहेगा? तो वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का जो मान होता है तो वो कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है, शून्य होता है, उतना ही रहता है। क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, शून्य रहता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में शून्य ना दिया होता, अगर आपको ऑप्शन में शून्य ना दिया होता और तब आपसे पूछता कि धारा का मान क्या होगा, तब आप कहोगे कम होगा। ठीक है, क्या होगा? तब धारा का मान कहोगे कम होगा। लेकिन अगर आपको शून्य दिया है तो आप शून्य आंसर करिएगा, शून्य हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर शून्य ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कम होते होते ही तो शून्य होगा। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है? फाइनली तो वो शून्य होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए शून्य आपको ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या होता है? तो स्टेप बाय स्टेप वो क्या होता है? धीरे धीरे कम होता जाता है और फाइनली वो शून्य होता है। तो अगर शून्य दिया तो ठीक है, अगर शून्य नहीं दिया तो फिर आप कम को आंसर करोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर हम लोग बात करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो निकलती है कहां से? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जल से। ठीक है, कहां से? तो जल से निकलती है, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर आंसर करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से परजीवी कौन है? बताएगा। लिमेनेरिया हो जाएगा, सिफेल्यूरस बर्नसेंस हो जाएगा, कारा हो जाएगा या फिर साइटोनिमा हो जाएगा? बताएगा। तो इनमें से परजीवी अगर हम लोग बात करेंगे, बताएगा क्या हो जाएगा? तो लिमेनेरिया हो जाएगा, सिफेल्यूरस बर्नसेंस हो जाएगा, कारा हो जाएगा या फिर साइटोनिमा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो इनमें से परजीवी कौन है? क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सिफेल्यूरस बर्सेंस हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, किण्वन संचालित होता है? बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। किण्वन संचालित होता है सभी कावकों के द्वारा, सभी जीवाणुओं के द्वारा, कुछ जीवाणुओं और कुछ कवकों के द्वारा, सभी सूक्ष्म जीवों के द्वारा। बताएंगे किण्वन संचालित होता है, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें किण्वन संचालित होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो किण्वन संचालित होता है किसके? सभी कवकों के द्वारा, सभी जीवाणुओं के द्वारा, कुछ जीवाणु और कुछ कवकों के द्वारा या फिर सभी जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, कुछ जीवाणु और कुछ कवकों के द्वारा। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो सी आंसर करेंगे। कुछ जीवाणु है और कुछ कवक है। कवकों का अध्ययन अगर आपसे पूछ ले, कई बार आपसे पूछा गया कवकों का अध्ययन, तो क्या कहोगे? तो कवकों का अध्ययन आप कहोगे माइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहोगे? तो कवकों का अध्ययन आप कहोगे माइकोलॉजी। याद रखिएगा, कवकों का अध्ययन क्या कहोगे? माइकोलॉजी। ठीक है, अच्छा आप बताइएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं, ये बताइएगा जरा। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं, ये बताएंगे। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है मंड तथा ऑक्सीजन, जल तथा ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा, या फिर केवल जल? तो बताइएगा वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन होता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? मंड तथा ऑक्सीजन होता है, जल तथा ऊर्जा होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होता है, या फिर केवल जल होता है? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड व क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, मूल दाब का कारण होता है, क्या होगा? तो निष्क्रिय अवशोषण होगा, सक्रिय अवशोषण होगा, वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि होगा, या फिर वाष्पोत्सर्जन में कमी होगा? तो बताइएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मूल दाब का कारण क्या है? निष्क्रिय अवशोषण है, सक्रिय अवशोषण है, वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि है, या फिर वाष्पोत्सर्जन में कमी है? तो क्या हो जाएगा? तो मूल दाब का कारण। तो देखो जो मूल दाब होता है ना, मूल दाब को हम लोग और क्या करते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो मूल दाब को हम लोग क्या करते हैं? तो इसको हम लोग रूट प्रेशर भी कहते हैं। याद रखिएगा, रूट प्रेशर कहते हैं। और रूट प्रेशर जो होता है ना, ये क्या होता है? तो ये जड़ों के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो मिट्टी और जड़ों के द्वारा जो है वो मिट्टी से जल और पोषक तत्वों के सक्रिय अवशोषण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा? सक्रिय अवशोषण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या जाएगा? मूल दाब जो होता है, रूट प्रेशर जो होता है, ये क्या करता है? तो ये जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल और पोषक तत्वों के सक्रिय अवशोषण के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? क्या हो जाएगा? मकड़ी, टिड्डा, मक्खी, लेपिस्मा,
क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा कीट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मकड़ी नहीं है, टिड्डा नहीं है, मक्खी नहीं है, या फिर लेपिस्मा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कौन जो है वो कीट नहीं है। क्या आंसर कर देंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए। देखो कीटों की अगर हम लोग बात करें तो कीटों की विशेषता मानी जाती है कि देखो कीट जो होते हैं उनके पास पंख होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पंख होते हैं, और क्या होता है, एंटीना होता है, ठीक है, क्या होता है, तो उनके पास एक एंटीना होता है, डिसएंटीना होता है, और उनके पास पंख होता है, ठीक है। ये सामान्य रूप से कीटों की विशेषता मानी जाती है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे मकड़ियों की, मकड़ियों के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो मकड़ी जो है वो कीट वर्ग में नहीं आता है। दूसरी चीज आपको याद रखेंगे, मकड़ी जो है तो ये कौन से, तो ये अर्चिड वर्ग में आता है, ठीक है। कौन से, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मकड़ी जो है ये कौन से, तो ये अर्चिड वर्ग में आता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज आप याद रखेंगे मकड़ियों से, वो क्या है कि मकड़ियों के द्वारा जो रेशम उत्पादित होता है, मकड़ियों के द्वारा जो रेशम उत्पादित होता है उसको क्या कहते हैं, उसको गाश्मीर रेशम कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो उसको गाश्मीर रेशम कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पूछा गया कि मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहते हैं, तो गाश्मीर रेशम कहते हैं, याद रखेंगे। और मकड़ियां जो है ये अर्चिड वर्ग में आती है और ये कीटों में नहीं आती। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, छोटे कॉकरोच के बड़े वयस्क कॉकरोच में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो एक छोटा सा कॉकरोच, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो एक छोटा सा जो है, एक छोटा सा जो है ये कॉकरोच है, ठीक है, एक छोटा सा जो है वो कॉकरोच है। और ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो ये छोटा कॉकरोच है ये बड़े कॉकरोच में, बड़े वयस्क कॉकरोच में बदल रहा है। तो इसकी बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे, निर्मोचन कहेंगे, त्वचक पतन कहेंगे, कायांतरण कहेंगे, रूपांतरण कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर दोगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, कायांतरण कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है, कायांतरण करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रश्न कई बार दोहराया जा चुका है। बताइएगा क्या जाएगा, नेफ्रॉन है, अपवाही धमनिका है, ग्लोमेरुलस है, या फिर न्यूरॉन है, क्या जाएगा। तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई आपसे पूछ रहा है, आंसर कर दोगे नेफ्रॉन। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए आंसर कर दोगे, क्या जाएगा, नेफ्रॉन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होगी क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ए और बी दोनों, या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या। एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ए और बी दोनों, या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है क्योंकि, तो बताइएगा, तो वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर जो है तो वो जो है खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। कारण क्या है, वह वायु में ऑक्सीजन से प्रभावित होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और CaCO3 बनाता है, या फिर यह अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा, तो वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग बात करेंगे तो अवशोषित करता है, और CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस को बनाता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और ठीक है क्या कर देगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस को बनाता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। यही कारण है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये वायु के संपर्क में आने पर खराब हो जाता है। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रमा की सतह पर एक तोप चलाई है। मान लीजिए ये चंद्रमा है और इस चंद्रमा की सतह पर हम क्या करते हैं, तो इस चंद्रमा की सतह पर जो है हम एक तोप ले जा करके क्या करते हैं, तो एक तोप जो है वो ले जा करके चलाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो एक तोप ले जा करके चलाते हैं। तो जो तोप चलाएंगे तो क्या होगा, तो सभी ऋतुओं में ध्वनि जमीन की सतह पर सुनी जाएगी, जमीन या चंद्रमा पर कोई ध्वनि नहीं सुनी जाएगी। वर्षा ऋतु में ध्वनि जमीन की सतह पर सुनी जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा की सतह पर अगर हम लोग कोई भी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, कुछ भी शोर शराबा करते हैं, तो वो क्या होगी, वो सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि को गमन करने के लिए क्या होता है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और चंद्रमा पर ना तो कोई वायुमंडल है, ना तो कोई माध्यम है, इसलिए
ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जैसे जैसे हैलोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है, वे क्या होते हैं, अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को कम तत्परता से खोते हैं, इलेक्ट्रॉनों को कम तत्परता से प्राप्त करते हैं, अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे जैसे हैलोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है, वे क्या होते हैं, अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को कम तत्परता से खोते हैं, इलेक्ट्रॉनों को कम तत्परता से प्राप्त करते हैं, अधिक अभिक्रियाशील हो जाते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, तो आंसर करेंगे क्या आ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको कम तत्परता से क्या करते हैं, कम तत्परता से प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हैलोजनों की परमाणु संख्या बढ़ती है, वे इलेक्ट्रॉनों को कम तत्परता से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, जब जल स्वयं रासायनिक क्रिया से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, तो कार्बोनेशन कहलाती है, विसिलिकेशन विसिलिकेशन कहलाती है, जल भोजन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होता था जल योजन होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था, जल योजन, तो जल योजन कहलाती है, या फिर ऑक्सीकरण कहलाती है। बताइएगा क्या हो जाएगा, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है, तो यह क्रिया कहलाती है क्या, कार्बोनेशन कहलाती है, विसिलिकेशन कहलाती है, जल योजन कहलाती है, या फिर ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, जल योजन कहलाती है, उदकन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है, क्रिया करता है, तो ये क्या होता है, जल योजन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य त्रिज्या के दो धातु के गोलाकार है, परंतु एक ठोस है और दूसरा खोखला है, तो फिर क्या होगा, तो ठोस गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, खोखले गोलाकार को अधिक आवेश दिया जा सकता है, दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्या हो जाएगा, सामान्य त्रिज्या के दो धातु के गोलाकार है, परंतु एक ठोस है और दूसरा खोखला है, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दोनों को हम लोग समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी आंसर कर दोगे, क्या आ जाएगा, दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय बल रेखा होगी, वो तार के वृत्तीय ओर होगी, तार के लंबवत होगी, तार के समानांतर होगी, इनमें से कोई नहीं होगा। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं, वो क्या होंगी, तो वो तार के वृत्तीय ओर होंगी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर दिएगा, क्या आ जाएगा, तार के वृत्तीय ओर होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है, बायोगैस का, मिट्टी के तेल का, ब्यूटेन का, एथेनॉल का। बताइएगा क्या जाएगा, तो सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है, बायोगैस का, ब्यूटेन का, मिट्टी के तेल का, एथेनॉल का। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर कर दोगे आप लोग, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ब्यूटेन का। अच्छा, ब्यूटेन के संदर्भ में याद रखिएगा, जो आपकी एलपीजी होती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जो आपकी रसोई गैस होती है, एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, इसमें मुख्य घटक अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्य घटक क्या कहोगे, तो आप कहोगे ब्यूटेन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, जो हमारी रसोई गैस होती है, एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, उसमें मुख्य घटक आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, तो आप ब्यूटेन कहोगे, और ब्यूटेन का सबसे अच्छा उष्मीय मान होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन का कारण होता है इलेक्ट्रॉन के टूटने से, प्रोटॉन के टूटने से, न्यूट्रॉन के टूटने से, या फिर नाभिकों के टूटने से। बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा। तो अगर हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के कारण की बात करेंगे क्या जाएगा, तो ये होगा आपका नाभिकों के टूटने से। ऑप्शन संख्या डी आंसर करिएगा, नाभिकों के टूटने से। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, नाभिकों के टूटने से। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है, कैसे, कार्बन से अपचयन द्वारा, हाइड्रोजन से अपचयन द्वारा, पिघले लवण के विद्युत अपघटन से, सामान्य भस्मीकरण से। बताएंगे क्या जाएगा, तो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है, कैसे, कार्बन से अपचयन के द्वारा, हाइड्रोजन से अपचयन के द्वारा, पिघले लवण के विद्युत अपघटन से, या फिर सामान्य भस्मीकरण से। क्या जाएगा, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे, तो आंसर कर देंगे क्या जाएगा, जो पिघले लवण है उनके विद्युत अपघटन से। याद रखिएगा क्या जाएगा, तो पिघले लवण के विद्युत अपघटन से अगर हम लोग बात करेंगे तो एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तरल पेट्रोलियम गैस मिश्रण होता है, किसका होता है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अगर हम लोग एलपीजी की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, एलपीजी की अगर हम लोग बात करें
तो एलपीजी जो है, ठीक है, एलपीजी जो है तो ये किसका मिश्रण होता है बताइएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो होता है, इसमें मुख्य घटक क्या होता है, इसमें मुख्य घटक मैंने अभी आपको क्या बताया था, ब्यूटेन बताया था, ठीक है, क्या बताया था, मुख्य घटक मैंने आपको ब्यूटेन बताया था। और ब्यूटेन आपको कहां पर दिख रहा है, ब्यूटेन आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, क्या आंसर करोगे, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तरल पेट्रोलियम गैस का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तत्वों के गुण होते हैं, क्या होते हैं बताइएगा, क्या जाएगा, तो उसी क्षैतिज आवर्त में समान होते हैं, उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, नाभिकों में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या द्वारा ज्ञात, या फिर उनके अणु जो है वो द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, बताइएगा क्या जाएगा, तत्वों के गुण होते हैं, क्या गुण होते हैं, क्या आंसर कर दोगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो आंसर हो जाएगा उनकी जो परमाणु संख्या है तो उसके आवर्त फलन होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पीतल किससे बनता है बताइएगा। तो पीतल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है और ये किससे मिलकर के बनती है, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे, क्या आ जाएगा, तांबा और, क्या आ जाएगा, तांबा और जिंक हो जाएगा, याद रखेंगे, क्या आ जाएगा, तांबा और जिंक हो जाएगा। तांबा और टिन जो है इनसे मिलकर के कांसा बनता है, ठीक है, क्या हो जाता है, तांबा और टिन से मिलकर के क्या होता है, कांसा बनता है, याद रखेंगे। पीतल जो है वो तांबा और जिंक से मिलकर के बनता है, ठीक। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें भाप अंगार जो होता है तो ये किसका मिश्रण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, क्या आंसर कर दोगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, क्या जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। अच्छा जो ये मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन जो ये मोनोऑक्साइड है ना, इसको आपको याद रखना है कि इसको गला घोंटू या दम घोंटू गैस भी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसको गला घोंटू या फिर क्या कहेंगे, या फिर कहेंगे दम घोंटू गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को गला घोंटू दम घोंटू गैस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, गर्भाशय वॉम्ब के लिए एक वैकल्पिक शब्द क्या हो सकता है, यूट्रस होगा, यूरेटर होगा, वजाइना होगा या फिर वल्वा होगा। तो गर्भाशय की हम लोग बात करेंगे, वॉम्ब की बात करेंगे तो इसके लिए एक वैकल्पिक शब्द क्या होगा, यूट्रस होगा, यूरेटर होगा, वजाइना होगा या फिर वल्वा होगा, क्या हो जाएगा, आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर दोगे आप ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, यूट्रस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज की साइंस की क्लास थी, उम्मीद है सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा, क्लास जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज करके, ठीक है, मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मैसेज करके आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी थी। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।